साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से पूरे भारत बंद की कॉल दी गई है। ओबीसी की जनगणना को लेकर के पूरे भारत में एक इशू बना हुआ है। ओबीसी समाज चाहता है कि उनकी जनगणना की जाए, लेकिन उनकी जनगणना नहीं की जा रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बता रहे हैं। उनको ओबीसी बता करके राजनीति की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी होते हुए ओबीसी समाज की जनगणना क्यों नहीं करवा रहे। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। कल 30 तारीख है और पूरे भारत बंद की कॉल दी गई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से। हम जम्मू कश्मीर में इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर 1993 से लगातार मांग उठ रही है कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण जो है वो दिया जाए। यहाँ पर पिछले दिनों ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। हर गांव, हर शहर में ये तिरंगा यात्रा गई और इस तिरंगा यात्रा में ओबीसी समाज के जितने भी संगठन थे, वो सभी संगठन एक मंच पर आए। एक मंच पर आकर के उन लोगों ने ये मांग उठाई कि उन लोगों की जनगणना की जाए और उन लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। बावजूद उसके हुआ क्या कि बच्चों को मिलने वाला स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया गया। हालात क्या हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं और जो लोग हमारे साथ हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में सरकार का कितना समर्थन उन लोगों को मिल रहा है। सर, अपना नाम बताएं। बंसीलाल चौधरी जी। चौधरी साहब, पिछले लगभग एक दशक से आप इस लड़ाई को लेकर के चलना आपने शुरू किया कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले, उन लोगों की जनगणना हो। इतने लंबे समय में लगा कि कभी आपकी बात किसी ने सुनी, कई सरकारें आई, कई चले गई। आरक्षण के मुद्दे पर तो जब बात करते हैं तो सरकार के मुझे अभी तक बहुत जवाब नहीं बोलता है। तो डॉक्टर फरब्दुल्ला कहने लगे कि मैं भी ब्राह्मण से कन्वर्टी हूँ। तो उस वक्त हमें ऐसा अचंभा हुआ कि ये क्या कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट जात के आधार पर इशू कर दिया उन्होंने, जो हमें कास्ट बेस पे 24 मार्च 1998 को जारी हुआ। लेकिन जब हमने ये बात की कि आरक्षण लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर में 27%, तो उस वक्त ये जवाब उनका जो हमको मिला तो बड़े अचंभे में हुए कि इसका मतलब कि दुश्मन की पहचान हमको करनी पड़ेगी कि हमारा दुश्मन कौन है। तो दुश्मन की पहचान करते करते आज हम इस मुद्दे पर पहुँचे हैं कि हमारा समाज जो है वो दुश्मन किसी और को समझता है, लेकिन जो दुश्मन असली है, जो उनके साथ चल रहा है, बिल्कुल वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि जब अपने बच्चों का गला घोटते दिखते हैं, क्योंकि मैं भी एमएससी फिज़िक्स था, मैं भी उस वक्त जब यूनिवर्सिटी से करके निकला था तो मुझे भी ये बड़ी आशा थी कि हम लोग, लेकिन जब मैंने ओबीसी के नाम से अपने आपको डिस्क्रिमिनेशन होते देखा तो वो आज बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो वो सिर्फ ब्राह्मण समाज जो है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप थोड़े दिन के पहले ही आपने सुना होगा कि हमारे जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी इस बात को, उन्होंने चाहे दूसरे अपने लिहाज से कहा, लेकिन जो बात जो सिग्नल गया लोगों के अंदर वो ठीक है। उन्होंने ये बात कही कि जितनी भी किताबें लिखी हैं, धार्मिक किताबें, क्या गीता है, क्या रामायण है, क्या कोई भी किताब लिखी गई है, तो उस सब बुद्धिजीवी ने किताबें लिखी हैं, लेकिन किसी भगवान ने कोई किताब नहीं लिखी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने लिखी उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, और सवाल ये पैदा होता है कि मैं कहता हूँ लिखते किताबें, लेकिन भागों में बांट दिया। आज हमें कहता है कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई, आप लोगों ने खुद बांटा हुआ है 4 वर्णों में उस वक़्त, तो जो वर्ण चौथा रखा आपने, उनको तो जो हालत हुई, अगर वो हम कभी सहन करनी पड़े आज, तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झाड़ू पीछे बांध के चलना। और मतलब कहने का कि
बहुत गुर्बत देखी। गुर्बत तो ठीक थी, लेकिन अन्याय, इतना जुल्म। तो मेरा मतलब कहना, वो लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम जहाँ पहुँचे हैं, तो हम ये जातीय जनगणना जो है सबसे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, 30 तारीख को जो बंद की कॉल दी गई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से, उसका जम्मू कश्मीर में समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम लोग, क्योंकि मुद्दा ही उनके पास यही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, उसमें मतलब कहने का कि जैसे आप उसको कंप्यूटर को, आप अभी कैमरे को फिक्स कर रहे थे, जैसे आप कंप्यूटर को फिक्स करोगे ऐसा ही वो रिजल्ट देगा। ये तो बात सही है बिल्कुल। तो मतलब बड़े बड़े इंजीनियर हो, अगर ये जो डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने भी ईवीएम से चुनाव कराए, लेकिन उन्होंने भी निचोड़ निकाला कि ये गलत है, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन देश के अंदर सभी विपक्षी पार्टियां इस वक्त, हालांकि कांग्रेस ने लाया था इस बात को, लेकिन अभी इस वक्त सभी विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि इसको बंद किया जाए ईवीएम को, तो लेकिन बीजेपी एक अकेली पार्टी है इस वक्त जो देश के अंदर जो सत्ता में है, वो इसको बंद करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा जो 30 तारीख को बंद है, इसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। और जिसके राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जो अपने विकास पटेल जी, जो वामसेफ जी का एक हिस्सा है, वामसेफ का, तो उसको हम जो 30 को कॉल दिया, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और उस दिन भी हम प्रदर्शन करेंगे। ये मतलब कहने का कि अगर भारत बंद है तो बंद होगा, बिल्कुल भारत बंद होगा। और ओबीसी समाज का जम्मू कश्मीर से भी समर्थन जो है वो मिल चुका है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कस्तूरी लाल बसोत्रा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि ओबीसी समाज को जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, उनकी जनगणना जो है वो नहीं करवाई जा रही, आप कैसे देखते हैं? देखो जी, इन सब को, जितनी भी गवर्नमेंट जो पहली भी हुए हैं जो अब भी हैं, इनको पता है कि ओबीसी समाज सबसे बड़ा समाज है। अगर इनकी हम जनगणना कर देंगे तो असलियत सामने आ जाएगी, ये 50% है या 60% है। तो जो विधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक जिसकी जितनी संख्या भारी, इतनी उसकी हिस्सादारी। तो ये उस बात से कहते हैं, ये जो हम पर राज कर रहे हैं 10 या 15% हैं। हम जो समझो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिलाकर हम 80 और 85% के बीच में जो कन्वर्टिव आते हैं, ये 85% जो बड़ा हाथी है उससे डरते हैं। और वो इसीलिए ये जनगणना इन्होंने बाकियों की करते हैं, मतलब सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, बुद्ध की करते हैं, मोहम्मडन की करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जनसंख्या जो है ओबीसी की है। तो ये उसकी जनसंख्या करने से इसलिए डरते हैं कि जब ये भी मतलब इनका जो 50-55% जो है, ये इनको सबको पता लग गया, गवर्नमेंट तो हमारी होनी चाहिए। जब हमारी संख्या इतनी है तो गवर्नमेंट, सबको पता जो जब चल जाएगा, तो ये जो 10% हम पर राज कर रहे हैं, तो इनके जो बिस्तरे गोल हो जाएंगे। इसीलिए ये हमारी जो जनगणना जो करने को तैयार नहीं है। ये मतलब समझो हमारे लोगों को कहीं धार्मिक में फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपको इन्होंने देना है, इसे देवी देवते ने देना है, फलाने ने देना है। ये मतलब जंतर मंतर करके हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश। लेकिन अब हमारे लोग जाग रहे हैं, कुछ जाग गए हैं, कुछ जाग जाएंगे, और इनकी इसलिए सामने आएगी। और ये हो सकता है, हमारी अब उम्र भी ज़्यादा है, हम ना देखें, लेकिन ये होगा। और ये जो हमसे ये मतलब इतनी ये जाति और बिल्कुल कर रहे हैं, इनका हिसाब हम इनसे ज़रूर लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, उस वक्त जो ओबीसी समाज ने गलती की उनका विरोध करके, क्या ये उसी का खमियाजा नहीं समझ? देखिए जी, मेरी उम्र इस वक्त समझो 84 चल रही है। तो उन दिनों जब पढ़ने हम स्कूल में गए, तो मुझे याद है उस वक्त कुछ हमारे टीचर हैं, उनके साथ हम वो शेड्यूल कास्ट जो बस्तियों उसमें उनको लोगों को कहने के अपने बच्चे तो स्कूल में दाखिल करो जा करो। तो हमारे लिए जब ओबीसी थे, उनको जो कुछ कहते थे कोई बेहतरी के लिए, तो हम लोग कहते थे हम कोई मास्टर में यार थोड़े हैं, हमको जो शेड्यूल कास्ट थोड़े हैं। उस वक्त हमारे ओबीसी वालों को ये पता ही नहीं था कि इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है। और वो हमें ये रास्ता दिखाने वाले वही अपर कास्ट वाले थे जो ये चाहते थे कि ये इस ज़मीन में आए ना, गुमराह करते थे। ठीक है ना। अगर उस वक्त हमें होश आती
आई होती तो हम भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें हमारे लिए रिजर्वेशन की बात कही तो हम भी समझते, लेकिन जब रिजर्वेशन का मसला बना तो उस वक्त हमारे जो समझो होम मिनिस्टर थे उसने भी विरोध किया, सरदार पटेल, और भी हमारे जो उधर बैठे थे उनको भी ये समझ नहीं थी, वो समझते थे उनको बड़ी बड़ी पदवी मिल गई जो हमेशा यही रहनी है, लेकिन ये ब्राह्मण की छात्रता जो है वो समझ नहीं सके, आशा आशा उनको ख़त्म किया और पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये हमें समझ है अब आई है, अगर 340 उन्होंने सेक्शन ना रखी होती, उन्होंने जब देखा भीमराव अम्बेडकर ने कि इस वक्त इनको होश नहीं है, इनको समझ नहीं है, तो कल को इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसने फिर भी लिख दिया 340 में इनकी गिनती होनी चाहिए और इनकी गिनती के हिसाब से इनको मिलना चाहिए। वो जो है 340 जो वो लिख गए हैं उस हिसाब से हम जाग रहे हैं और अपना हिस्सा इनसे लेंगे और लेके रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उस वक्त हम समझो समझ नहीं थी। आपको लगता है कि एससी और ओबीसी भाई ही थे? देखो जी, जब इन्होंने मैंने ये कर लिया, जो शेड्यूल कास्ट है, जो एससी वाले हैं वो थोड़े इनका विरोध उन्होंने ज़्यादा किया, उनको इस दूसरे तरीके से उनसे अलग किनारा कर लिया। जिन्होंने इनके साथ थोड़ा क्योंकि रोटी वगैरह मसला होता है या कुछ इनके काम के साथ रहा, उनको इन्होंने ओबीसी बना लिया, क्योंकि ये किसी की कटिंग करेंगे मतलब करेंगे तो बगैर हाथ लगाए वो होगी नहीं, अगर किसी का पानी भरना है तो वो भी हाथ लगेगा, तरखान भी बेचारा अंदर काम करेगा, लेकिन जब ये चीज़ बना देते हैं उस वक्त कहते हैं जी अब आप इसके साथ नहीं टच कर सकते, मतलब यूज एंड थ्रो का जो था वही है ना। तो उस वक्त इन्होंने फिर उनको बिल्कुल अलग कर दिया कि बस ये शूत हो गए, फुलौन हो गए, और उनको इतना कर दिया कि आगे मैं जो घड़ी डाल दी, पीछे झाड़ू डाल दिया, ये बिल्कुल ये हमारे गली से भी वो झाड़ू साफ होता जाएगा या कुछ भी, ये मतलब इन्होंने बिल्कुल ही, क्योंकि ये बाहर से आए, ये मूल निवासी नहीं थे, इन्होंने मूल निवासियों को दबाने के लिए कोशिश की, और उस वक्त हमारे लोग तो बड़े सीधे साधे थे, बाहर से जाकर पहले इन्होंने नौकरियाँ शुरू की, इधर पहले अपना आशा आशा करके फिर नौकरी करके अंदर षड्यंत्र रचाया, और बाद में हमारे जो राजा रुझे थे उनको धोखा देकर मतलब किसी तरीके से उनको अलग किया और खुद कब्जा कर लिया। ठीक है। और देखिए ओबीसी समाज का जागना ये संकेत दे रहा है कि मौके की सरकारों की कुर्सियों की टांगे हिलने लगी हैं, कुर्सियां कांपने लगी हैं, तख्त हिलने लगे हैं, डर दिख रहा है, तभी तो जनगणना नहीं करवाई जा रही। एक शख्स हमारे साथ और मैं आपसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राज चलोत्रा है। आपका जो स्माइल है इससे ये लग रहा है कि काफ़ी उत्पीड़न और परेशानियां सह रही हैं, और आपकी इस मुस्कान में वो दर्द दिख रहा है मुझे कि अब आप चाहते हैं कि इससे छुटकारा हो जाए। सर ऐसा है, ये हम ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा हमने निकाली, पिछले साल निकाली, उसके बाद भी किया, अभी और एरिया हमने कवर करना है, जिसमें हमारी मेन डिमांड यही थी। एक तो 27% रिजर्वेशन जो है हमें मिलनी चाहिए, जैसे पूरे इंडिया में लागू है। जम्मू कश्मीर में पहले 2% थी, अब 4% है, और वो भी ओएससी के तहत, अदर सोशल कास्ट, ओबीसी का इधर नाम ही नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारी जनगणना, जो जनगणना है ये 1931 में इंग्लिश गवर्नमेंट में, उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, उन लोगों ने करवाई थी। उसके बाद ये हमारे विश्व गुरु बने, जहाँ कुछ भी बने, लेकिन जनगणना नहीं करा पाए। कम से कम पता चले ओबीसी कितना है जहाँ पर। हमारी जैसे हमारे इन्होंने बसोत्रा साहब ने कहा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें कम से कम हिस्सा तो बराबर मिले। 27% हमारी रिजर्वेशन मिले, 1992 से पूरे हिंदुस्तान में लागू है, और अभी तक जहां हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आपको हमने ईमेल भी डाले, हमने अपने मेमोरेंडम भी सबमिट किए, अमित शाह को भी किए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। कम से कम हमारी 27% रिजर्वेशन तो यहाँ पर लागू कर दो। जब 5 अगस्त 2019 में जब ये यूटी बनी, जम्मू कश्मीर को 2 यूटियाँ बना दी गई, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर, जहाँ पर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें जब हमने पढ़ा कि हमें ओबीसी को क्या मिला,
उसमें ओबीसी को मिला 2% रिजर्वेशन 294 के तहत, SRO 294 के तहत 2% रिजर्वेशन। लेकिन जो लोग अपर कास्ट के, उनको 10% उन्होंने उसी ऑर्डर में उन्होंने उसको अमेंड करके उन्होंने लगा दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको अमेंड किया कि 50% पहले बार था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, उसको उन्होंने 10% और बढ़ाया, और इकोनॉमिकल सेक्शन जो थी 10% वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गई। हम वहाँ के वहाँ ही रहे, और उसके लिए आज भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और शायद आगे पता नहीं कितना टाइम लगना है इस जद्दोजहद को करने के लिए। एक चीज़ बताई थी मुझे कि आप गए शीतल नंदा के पास जी जी एक मुद्दे को लेकर के, स्कॉलरशिप के लेकर जी के। जी वो क्या घटना थी? सर, मैं 2-3 बार डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, ये बहु प्लाजा में इनका दफ्तर है, ये उसकी हज बिल्डिंग के पास है। तो पहले गया, एक्चुअली हमारी एक भतीजी है जिसके फादर नहीं है, वो बेचारी उसको पार्ट फर्स्ट में पढ़ती है, BSc बॉटनी की कर रही है। तो वो दारोमदार उनका यही है कि चलो OBC में ये स्कॉलरशिप मिलता है, तो चलो हम फीस उधर से हो जाती है, चाहे बाद में भी होती है, लेकिन मिल जाता था। लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया, OBC का जो स्कॉलरशिप था वो बंद कर दिया। उसके बाद मैंने डायरेक्टर साहब के उधर पता किया, वो कहते हैं जी 50 लाख की अभी लाइबिलिटी पड़ी हुई है जो पुराने स्कॉलरशिप हमने देने हैं। तो आप तो आज की बात कर रहे हो, आज मीन्स 2022-23। तो फिर हमने कहा चलो पता करें, जाएं। हम कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी के पास गए, ये पिछले हफ्ते की बात है। हम मैडम जी 3 बजे वहाँ पर आए, वो मीटिंग में थे, तो आए तो हम अंदर बैठ के बताइए भाई आपका क्या। मैडम जी हमें हमारे बच्चों को, OBC के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला। नहीं जी हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पे हमें उसकी अलॉटमेंट नहीं आई। तो वो 50 लाख का तो अलग से है, लेकिन जो करंट ईयर था जो जिसमें स्टडी चल रही थी, उसके इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की। स्कॉलरशिप के लिए कॉल की जाती है कि भाई बच्चे अपने फार्म भर लो, और नहीं किया। और बच्चे मुझे बार बार कहते रहे कि ताऊ हम हमारा स्कॉलरशिप जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा, हमारे फार्म नहीं लगे हैं। तो मैंने ये किया, और अब उन्होंने ये कहा हुआ है शीतल नंदा ने कि हम इस साल कर देंगे, लेकिन पिछला साल तो चला गया। मैंने उनको ये भी कहा कि मैडम जी ये बच्चियां पढ़ रही हैं और उनकी जो एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो उनकी 11,600 की फीस है, कहाँ से देनी है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो बड़ा एक दुख की बात है ये हालात हैं सरकारों के, ये हालात हैं सरकारों के, ये कि यूटी के अंदर जो किया गया है, यूटी बना करके जो दिया गया है वो भी समझ लीजिए। आपका क्या नाम है जी? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री OBC बनेंगे और आप लोगों के लिए कुछ करेंगे? सबसे पहले तो मैं संसार सिंह जी आपका धन्यवाद करता हूँ, और RTI न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है। और हम सबसे पहले तो हम जो मुद्दा है कि हम जो है समर्थन करते हैं कल के बंद का, जो 30 को बंद होगा उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि जनगणना जो है वो बहुत जरूरी है। अब देखिए जब जनगणना होती है तो जानवरों की गिनती करते हैं, शेरों की करते हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने कच्चे मकान हैं, कितने पक्के मकान हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, सबकी जनगणना करते हैं। तो फिर OBC की जनगणना क्यों? क्योंकि ये जनगणना से डरते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा समाज जो है, जो समाज है OBC है। SC ST OBC समाज सबसे बड़ा है। तो SC ST की तो जनगणना होती है, लेकिन OBC की जनगणना वो नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी तो हमें फंड्स कैसे देंगे। देखिए हम जब कहीं भी, जब सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी जो है जनसंख्या कितनी है, वो तो जनसंख्या क्या बताएं, 1931 की जनसंख्या बताते हैं। तो 1931 की जनसंख्या कब 31 था और आप 2023 जा रहा है। आपको क्या लगता है कितनी होगी इस वक्त? इस वक्त हमारी समझ तक लगभग 62% चली गई है। अगर हम SC ST OBC को मिलाएं तो अभी 90 से ऊपर पहुँचेंगे हम। यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग 1931 के सेंसस के बेस पर अगर आंकलन भी करें तो 62 से ऊपर जा चुकी है OBC की संख्या। और अगर कुल मिला के SC ST OBC की बात करें
तो 90 के पार जा रही है इनकी संख्या। लेकिन एक आम व्यक्ति जो जानता है, सरकारों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं नरेंद्र भाई मोदी, तो आपको उम्मीद नहीं थी कि क्या वो आपके लिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, लेकिन उनको अगर दर्द होता तो वो जरूर जनगणना करवाते। वो खुद भी ओबीसी हैं, कहते हैं। खुद भी ओबीसी हैं, लेकिन वो भी चुंगल में फंसे हुए हैं, डरते हैं, क्योंकि वो अगर जनगणना करवा दें तो उनको भी डर है। अरे किस चीज़ का डर है? वो कहते हैं मैं लाल आंखें दिखाऊंगा, पाकिस्तान डरा दूंगा। नहीं, डरते हैं, पक्का डरते हैं। अगर डरते नहीं होते तो जनगणना आज हुई होती। 56 इंच के सीने वाला पहला प्रधानमंत्री है जिसको किसी से डर नहीं लगता, तो आप कह रहे हैं डरते हैं? नहीं, हमें तो लगा, हमारे समाज को तो लगता है डरते हैं। हमारे समाज को तो यही लगता है कि डरते हैं। अगर डरते ना होते, अगर ओबीसी हैं एक्चुअल में, तो उनको जनगणना करवानी चाहिए। वह तो अब पता नहीं है या नहीं, ये हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं है या नहीं। फिलहाल तो हमें उनको ओबीसी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले 2 इलेक्शनों में ओबीसी ही समझकर वोट दिया है, क्योंकि ये बोर्ड की राजनीति अब हम समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी समाज ने वोट यही सोच करके दिया था कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी होगा और हम लोगों के मसले मसाइल हल होंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री डरते हैं। ओबीसी समाज के लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री डरते हैं, इसीलिए बात नहीं करते। 56 इंच का सीना भी सिंगड़ गया है, 56 इंच का सीना सिंगड़ गया है और लाल लाल आंखें अब नम होती नजर आ रही हैं नरेंद्र मोदी की, ओबीसी समाज की माने तो। अब मैं दूसरा मुद्दा एक और कहना चाहता हूं, जो हमारे स्टेट का मुद्दा है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो इन्होंने कहा है कि आपके सब जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑनलाइन बनेंगे। तो मैं 71 ईयर ओल्ड का हूँ, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने उस ऑर्डर को चेक करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, तो मैंने 3 महीने इंतज़ार किया, कोई उसका अता पता नहीं। जब उसको खोलते थे, फाइल जो है तहसीलदार के साहब के पास पड़ी हुई है। तो एक दिन मैं चला गया तहसीलदार साहब के पास, वो कहने लगे नहीं, आपको ये फाइल लेके पहले आपको पटवारी के पास जाना है, फिर आपको नायब तहसीलदार के पास जाना है, और वहाँ से रिपोर्ट ला के फिर आपको मेरे पास आना है। तो मैंने वो प्रोसेस किया। जब मैंने वो प्रोसेस किया, मैनुअल किया। आप बताइए कहाँ डिजिटल है, कहाँ है वो जो इनके जो कहते हैं कि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ घर में मिलेगा। मुझे घर में नहीं मिला, फिर मुझे आकर तहसीलदार के पास फाइल लेके फिर जाना पड़ा, साइन करवा के, और वो सर्टिफिकेट मुझे लगभग 3 महीने के बाद मिला है। उसका सबूत मेरे पास है, मैं बता सकता हूँ। ये हालत है क्योंकि ये सर्टिफिकेट इशू करना चाहते ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, हम जब जाते हैं ना तहसीलों में, ढेरों की ढेरें फाइलें लगी हैं, जूते घिस जाते हैं बच्चों के, जाके छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, क्योंकि क्वारी पे क्वारी लगाते हैं। भाई जो आज लिखा गया है कि आपने देखना है कि इनकी जो 8 लाख आमदन है या नहीं है। दूसरा, जो सर्टिफिकेट जो सभा दे रही है वो गलत दे रही है। अगर कश्यप सभा है या सैन समाज सभा है, उसका प्रेसिडेंट लेके दे रहा है, भाई ये इस बिलोंग करता है इससे, तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद भी वो कहते हैं हम 2 जो गजटेड अफसर उससे करवा के देते हैं, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, फाइलें फेंक देते हैं। और रेवेन्यू जो कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड लाओ, भाई हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? महाराजा के टाइम तो हमें जमीन खरीदने का हक ही नहीं था। अभी आप थोड़े दिन देखो कि पहले एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि जो ओबीसी के लोग हैं और जो महाजन हैं, खतरी हैं, वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। आपको पता है? अच्छा, महाजन भी नहीं खरीदते हैं, वो ऑर्डर निकला था। तो महाजन समाज के लोग भी सुन ले, एक नई चीज आ गई है। 1948 का ऑर्डर जो है वो अब इन्होंने जागृत किया था। फिर उसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उसके लिए हमने ये किया कि सबसे पहले जो महाजन जो खत्री जो थे, उनका ऑर्डर जो है बहाल कर दिया गया कि ये खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे ऑर्डर को फिर रोक दिया गया। हम फिर चले गए अपने रेवेन्यू के जो कमिश्नर सेक्रेटरी उनके पास गए, हम सब जो साथी सभी गए वहाँ पे। तो वहाँ जाकर उनसे बात की, कहने लगे ये हमारे हक का मसला, हम नहीं कर सकते हैं इसको, आपको सेक्रेटरीट में जाना पड़ेगा। फिर हम सेक्रेटरीट में गए, हमने कहा भाई देखिए, एक ही ऑर्डर 1900 जो है इसका ऑर्डर है, आपने इसको एक को बहाल कर दिया, एक को हमें बहाल नहीं किया। फिर हमने वहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद करके उस ऑर्डर को वापस लाया।
कितना 1 नवंबर को हमने वो ऑर्डर वापस लाया। आज हमारे जो बरादरी के लोग हैं वो ज़मीन खरीद सकते हैं। इससे पहले हमें कोई राइट ही नहीं था। हम कहाँ से लाएं जमाबंदियों ज़मीन की नकलें कहाँ से लाएं? और ये एक इन्होंने हवा खड़ा किया है कि हमें 60। अब 4 पोस्टें निकलती हैं, आप 10 पोस्टें निकालते हो, हम कहाँ से लेंगे? पहले जहाँ 100 निकालो तो फिर हमें 4 मिलेंगी। इन्होंने निकालनी नहीं है। ये तो ऐसे आई वाश है। इस रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन में कोई फायदा ही नहीं है। जो बच्चा अप्लाई भी करता है तो वो बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है ना, जर्नल में आता है ना उसमें आता है। मतलब आपको लगने लगा है कि आप शूद्र हैं? हाँ, हम तो पहले से शूद्र हैं। अब लगने लगा जन्म से शूद्र हैं। हम तो यहाँ के मूल्य निवासी हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो हमें नहीं समझते हैं। अब हमें समझाना है, क्योंकि वो भूल गए हैं। वो हमें यातनाएं दे के उन्होंने हमें बुला दिया है, हमें शूद्र बना दिया है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हम यहाँ के मूल्य निवासी हैं। भाई हम आपको बताएंगे कि मूल्य निवासी क्या होता है। आने वाला वक्त जो है, ये पहला जो स्टेप हमारा चल रहा है जनगणना का, इसको एक बार होने दो, उसके बाद देखते हैं कि होता क्या आगे के क्या होता है। जब ये जनगणना जब होगी, जिनको शूद्र कहा गया है वो भी बताएंगे कि शूद्र कौन है और देश का असली मालिक कौन है। आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आइए सामने। मेरा नाम रवि प्रसाद डोगरा, सेक्रेटरी कच्छप राजपूतरा मोती बाजार। हमने 4-5 बार ये ओबीसी समाज की अधिकार यात्रा निकाली। गांव-गांव में गए, हर जगह लोगों को जागरूक किया। हमारे समाज की तरफ से, हमारे चौधरी साहब की तरफ से, जैन साहब, इन्होंने इतना लोगों को जागरूक किया कि क्या बताएं। मैं खुद अपनी सभा में बैठकर ये फार्म इशू करता हूँ और कई लोग मेरे पास आते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा, दफ्तरों में ये काम नहीं हो रहा। मैं पूछता क्यों नहीं हो रहा? जब आपके पास मकान के कागज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैंने उनको बोला कि भाई उनको बोलो कि हमने ज़मीनें पहले से ली हुई हैं राजा महाराजाओं के टाइम, तब कहाँ होते थे, कहीं नहीं होता था। ये बात उनको समझानी पड़ी। फिर जाके उनका कईयों का तो काम हो गया, कईयों का अभी तक भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि वो ओबीसी हैं, मगर जब तक वो ओबीसी का सही तरीका अपनाएंगे नहीं तो फिर तो काम नहीं बनेगा। हम नहीं मानेंगे कि वो ओबीसी है। जब तक वो 27% जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे कि वो ओबीसी है। चलिए ठीक है, आप आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए, आ जाइए यहाँ पे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, कहाँ देखते हैं आजकल अपने आप को? बड़ा पीछे देखते हैं, किसी भी कैटेगरी में नहीं हम आते। जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं तो बस पीछे पीछे ही, कभी वो नकलें लाओ, कभी कुछ लाओ, कभी कुछ लाओ, बस फिर मन ही नहीं करता वही ऑफिस में जाने के लिए। आप जानते हैं कि देश के मूल निवासी जो असली वारिस, असली राजा थे, वो SC ST OBC थे। जी जी। आज ऐसे हालात होने के कारण क्या समझते हैं क्यों हो रहा है? ये पीछे वालों का ही है जी सारा। मुझे इतनी जानकारी नहीं है वैसे, पर फिर भी अभी बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। समर्थन करते हैं जो 30 को बंद का? बिल्कुल 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 देंगे, समर्थन करते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। OBC समाज जाग रहा है, मीडिया इनकी बात सुनना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री खुद को OBC बताते हैं और इन लोगों की जो हालात है उसे जानना नहीं चाहते, और राजनीति के अंदर जिस तख्त पर वो बैठे हैं उस कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाहते। OBC समाज का ये कहना है कि प्रधानमंत्री OBC हैं या नहीं, ये भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। और अगर वो OBC होते तो OBC समाज के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार ना करते। जिस तरीके से OBC समाज का शोषण हो रहा है, उन लोगों का जनगणना तक नहीं करवाई जा रही, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कोई व्यक्ति देश के 62% लोगों की जनगणना करवाने से डरे, देश का प्रधानमंत्री होते हुए, क्या कभी वो OBC हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ये बताएं कि OBC समाज के साथ जो हो रहा है, जो किया जा रहा है,
ये किस षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? जो है मंडल ये रिपोर्ट एक में प्लीज मंडल कमीशन की ये रिपोर्ट है, उसमें सांची बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ नहीं थी उस वक़्त। जब ये मुख्यमंत्री थे वहाँ पे वो गुजरात के, इन्होंने जो कमीशन बैठाया हुआ था वहाँ बैकवर्ड क्लासेस का, उसने रिकमेंडेशन की और ये आरएसएस ने एक लंबी चाल खेली। इन्होंने लगभग इसको 50 साल या 20 साल इन्होंने चाल खेली कि जब तक हम किसी आदमी को ओबीसी को आगे नहीं लाएंगे तो ये वोट ये हम सत्ता में नहीं आ सकते। कांग्रेस इससे अचूक खा गई और इन्होंने वो ढोंग रचा कि प्रधानमंत्री को लिस्ट में एंटर करके वो खुद ओबीसी बनाया, फिर लोगों के सामने लाया कि ये ओबीसी। अगर ये ओबीसी होता तो ये मौलाना आज़ाद स्टेडियम में अगर 2014 में जब जहाँ से असेंबली का चुनाव था जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त प्रधानमंत्री ने यहाँ बोला कि ओबीसी को 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की क्लिप है वो आज, ये हम मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्लिप तो पड़े हैं ना, हीरानगर में बोला इन्होंने जाकर वहाँ पे। अरे भाई जब आप यहाँ पे बोल गए कि 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा लॉस है, तो मेरे साथी ने कहा आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 है जिसके अंदर यूटी बनाई गई जम्मू कश्मीर के अंदर 370 खत्म की गई, अगर वो राज्यसभा में पेश हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसमें पेज नंबर 44 पे साफ लिखा हुआ है कि स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 विल रिमेन इन फोर्स। इसका मतलब कि ओबीसी के लिए 370 दफ़ा आज भी जीवित है। बिल्कुल वही कौन कहेगा, ओबीसी वाला कभी नहीं कह सकता कि धारा 370 खत्म हो गई है। जब आपने वो रिजर्वेशन एक्ट जनहित का मामला था, उस रिजर्वेशन एक्ट 2004 को लागू रखा, तो इसका मतलब है कि आपने वो 370 दफ़ा ओबीसी के लिए जीवित रखी हुई है, जिसके अंदर ओबीसी की रिजर्वेशन शून्य है बिल्कुल उसके अंदर आज भी। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये जनगणना प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं, ये बात सही है बिल्कुल इस बात की कि सब डरते हैं इससे कि जिस दिन ओबीसी की जनगणना होगी ये अपना हक मांगेगा। जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 243 D6 और T6, बाबा साहब ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ साफ कि जब आपने 73 अमेंडमेंट की, 74th अमेंडमेंट की उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज सिस्टम के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, तो उसमें आपने फिर रेफरेंस दिया कि आर्टिकल 243 जो है उसके तहत इनको रिजर्वेशन दी जाए। अरे भाई आप महाराष्ट्र में लागू है 1991 से, आपने यूपी के अंदर अभी उनको ओबीसी को 77 उनके महापौर बनने थे, वहाँ महापौर, लेकिन इन्होंने 54 दी वहाँ पे भी। मैंने कहने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी अनदेखी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर तो ओबीसी को पंचायती राज सिस्टम में तो बिल्कुल पंच सरपंच आपको ढूंढा नहीं मिलेगा। लखनपुर से लेकर आप पुंछ तक चले जाइए, आपको ओबीसी का सरपंच ढूंढा नहीं मिलेगा बिल्कुल कोई। अंदाज़ा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री की बात आती है तो फेक कही जाती है, उसके भी तथ्य अभी सामने नहीं आए। अब जाति की बात आई है तो ओबीसी समाज ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। आखिर ये नरेंद्र भाई मोदी हैं कौन? किस षड्यंत्र के तहत ओबीसी समाज को धोखा दिया इन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए? लेकिन आज ओबीसी समाज जो सवाल पूछ रहा है, उन सवालों के जवाब ना तो देश के प्रधानमंत्री के पास हैं, यहाँ पर सारी की सारी प्रधानमंत्री की योजनाएं और कार्यप्रणाली ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद।